नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, हम PGCIL जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज का टॉपिक होने वाला है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, द पावर इन DC सर्किट कैन बी मेजर्ड बाय। DC परिपथ में शक्ति को डैश द्वारा मापा जा सकता है। दोस्तों, DC सर्किट में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और हमें अगर DC पावर सप्लाई को मेजर करना है तो हम वाट मीटर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ यहाँ पे। एमीटर मेजर करता है करंट को, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है, एनर्जी मीटर पावर या एनर्जी को मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी मीटर फ्रीक्वेंसी को मेजर करेगा एंड टैकोमीटर रोटेटिंग स्पीड को मेजर करता है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्पीड ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क इन एन एनर्जी मीटर इज कंट्रोल्ड बाय। ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क की गति डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क की गति ब्रेकिंग मैग्नेट द्वारा नियंत्रित की जाती है। देखिए दोस्तों, एनर्जी मीटर में शंट एंड सीरीज मैग्नेट लगे रहते हैं और शंट और सीरीज मैग्नेट का मुख्य काम क्या है? ये डिस्क को घुमाने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये डिस्क की गति को नियंत्रित नहीं करते हैं। इनका काम क्या है? रोटेशन ऑफ डिस्क। ब्रेकिंग मैग्नेट एक तरह की परमानेंट मैग्नेट होती है। ये क्या करती है दोस्तों? परमानेंट मैग्नेट जो डिस्क की रोटेशन है उसके विपरीत दिशा में एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। तो अगर डिस्क की रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ब्रेकिंग मैग्नेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जो गति को नियंत्रित करता है। सो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन डायनोमोमीटर वाटमीटर हैज डैश एक्सटर्नल टर्मिनल्स विच मस्ट बी कनेक्टेड फॉर पावर मेजरमेंट। डायनोमोमीटर वाटमीटर में डैश टर्मिनल होते हैं जिनमें शक्ति मापन हेतु कनेक्शन होना चाहिए। डायनोमोमीटर वाटमीटर में 4 टर्मिनल होते हैं दोस्तों, एक M टर्मिनल, एक L टर्मिनल, एक C टर्मिनल और एक V टर्मिनल। ये इसके 4 टर्मिनल है। M टर्मिनल को बोलते हैं मेन टर्मिनल एंड L टर्मिनल को बोलते हैं लाइन टर्मिनल। ये दोनों करंट टर्मिनल के अंडर में आते हैं। इनका बेसिक काम क्या है? ये टर्मिनल लोड सर्किट में बहने वाले करंट को हैंडल करते हैं। वोल्टेज टर्मिनल के अंदर में 2 टर्मिनल आते हैं दोस्तों, एक C टर्मिनल जिसे कॉमन टर्मिनल भी बोला जाता है एंड नेक्स्ट वन इज V टर्मिनल जिसे वोल्टेज टर्मिनल भी कहा जाता है। इन दोनों टर्मिनलों का काम है, ये 2 टर्मिनल लोड सर्किट पर वोल्टेज को हैंडल करते हैं। और करंट टर्मिनल एंड वोल्टेज टर्मिनल, यहाँ से ये कह सकते हैं फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्ट होते हैं। यहाँ इसको समांतर रूप से जोड़ा जाता है। फिक्स्ड कॉइल फुल लोड करंट को कैरी करती है। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रजिस्टरिंग सिस्टम ऑफ द एनर्जी मीटर। ऊर्जा मीटर के रजिस्टरिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए रिकॉर्ड द नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क, बी रिकॉर्ड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द एल्यूमिनियम डिस्क, सी रिकॉर्ड द टॉर्क इन एल्यूमिनियम डिस्क, डी रिकॉर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क। देखिए, एनर्जी मीटर के रजिस्टरिंग सिस्टम का मुख्य काम एल्यूमिनियम डिस्क की रोटेशन की संख्या को रिकॉर्ड करना होता है। आप जितनी बिजली को कंज्यूम करेंगे, जितनी पावर आप कंज्यूम करेंगे, उतनी ही गति से एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करेगी। इसका सेम फंडा वही है दोस्तों, जो हमारे घर में एनर्जी मीटर लगे होते हैं उनका भी सेम यही काम होता है कि हम जितनी पावर को कंज्यूम करते हैं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी को हम कंज्यूम कर रहे हैं, उतनी ही बार एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करती है। और एक रोटेशन मान लीजिए 1 यूनिट के बराबर है, तो अगर एल्यूमिनियम डिस्क एक दिन में 10 बार रोटेट करी तो आपकी पर डे कंजप्शन कितनी हो जाएगी? वो 10 यूनिट हो जाएगी दोस्तों। तो एल्यूमिनियम डिस्क का ये काम होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ लीसा जॉस पैटर्न आर यूज्ड टू मेजर। एक लीसा जॉस पैटर्न का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। देखिए, सबसे पहले एक चीज हम जान लेते हैं, लीसा जॉस पैटर्न हमें कहाँ पे दिखता है? हमें CRO में हम लीसा जॉस पैटर्न को देख सकते हैं। CRO यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये 2 साइनसोइडल सिग्नल के बीच बनने वाला एक आंकड़ा है। इसमें साइन वेव का यूज होता है दोस्तों लीसा जॉस पैटर्न में, और ये मेजर करता है फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट को, यानी कि आवृत्ति और चरण बदलाव को ये
मेजर करने के लिए काम में आता है। सिग्नल को हम बहुत हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को भी आप याद में रखना है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि लीसा जोस पैटर्न हॉरिजॉन्टली काम करता है या वर्टिकली काम करता है, तो ये बोथ डायरेक्शन में काम करता है। दोस्तों ये एक डायग्राम है लीसा जोस फिगर का या लीसा जोस पैटर्न का, जो साइन वेव के हर एंगल पे अलग अलग होता है। जैसे साइन 0 पे इसका पैटर्न कुछ ऐसा होगा, साइन 30 पे ये इक्लिप्स बनेगा, साइन 90 पे ये प्योर सर्कल बनेगा, साइन 150 पे ये फिर से इक्लिप्स और साइन 180 पे ये डायगोनली कट करेगा। तो ये इसके कुछ लीसा जोस के पैटर्न्स हैं। तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके इजीली आराम से देख सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैव हाई एक्यूरेसी एंड हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन। निम्नलिखित में से किस श्रेणी के माप यंत्रों में उच्च सटीकता और संचालन की उच्च चाल है। देखिए आज के जमाने में जो सबसे हाई एक्यूरेट मेजरिंग टूल है वो हमारे डिजिटल टूल होते हैं। दोस्तों डिजिटल टूल काफी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, काफी ज्यादा फास्ट होते हैं एंड काफी ज्यादा रिलायबल होते हैं अनटिल और अनलेस वो कोई चाइनीज प्रोडक्ट ना हो। अगर वो जेन्युइन प्रोडक्ट है दोस्तों तो हमें काफी अच्छी रीडिंग और काफी हाई एक्यूरेसी रीडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसका सबसे पहला फायदा क्या है डिजिटल टूल का, ये हाईली एक्यूरेट होते हैं। और इसमें एक और चीज ऐड अप करना चाहूंगा कि ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। एनालॉग फॉर्म कुछ हमारी कंटिन्यूअस वेव फॉर्म होती है और इसको ये एक डिस्क्रीट फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 0-1-0-1 इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसका हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन होता है, यानी कि ये डेटा को काफी फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें ह्यूमन एरर भी कम हो जाते हैं क्योंकि डिजिटल में हमें एक्यूरेट रीडिंग मिलती है, नंबर्स में हमें रीडिंग्स मिलती हैं, तो वो रीडिंग काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो बहुत कम चांस है कि हम रीडिंग को ही गलत पढ़ लें, तो इससे ह्यूमन एरर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और एनालॉग में हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमें डेटा को स्टोर करने के लिए मैन्युअली उसकी रीडिंग लिखनी पड़ेगी, लेकिन डिजिटल में हम डेटा को उसकी ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसका एक और एडवांटेज है। तो ये इसके कुछ दोस्तों एडवांटेज हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के। सेम हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट करंट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड अल्टरनेटिंग करंट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, ये कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के प्रकार है। उनकी एक्यूरेसी और उनकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन करा गया है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी भी हाई होती है, उसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी हाई होता है। डायरेक्ट करंट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी मॉडरेट होती है और स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी मॉडरेट होता है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी मॉडरेट होती है और स्पीड ऑफ ऑपरेशन लो होता है। सेम अल्टरनेटिंग करंट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में भी एक्यूरेसी आपको मॉडरेट मिलेगी, लेकिन स्पीड ऑफ ऑपरेशन यहाँ भी आपको लो मिलेगा। सो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग टेस्ट कैन नॉट बी डन विद अ मल्टीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा मापन परीक्षण एक मल्टीमीटर के साथ नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मल्टीमीटर मेजर क्या क्या कर सकता है। मल्टीमीटर करंट को मेजर कर सकता है, वोल्टेज मेजर कर सकता है एंड रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस की जो रेंज होती है मल्टीमीटर की वो लिमिटेड होती है। इस चीज को भी आपको याद में रखना है कि अगर हमें हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वहाँ पे हम मेगर का यूज करते हैं। तो उसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम मोटर के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें मेगर की जरूरत होती है, क्योंकि इनका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगा ओम तक का होता है। तो इतनी ज्यादा हाई वैल्यू को मल्टीमीटर मेजर नहीं कर पाता है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है डैश इज पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टेस्टिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। डैश एक पोर्टेबल उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ के अवरोधन प्रतिरोध के परीक्षण के लिए किया जाता है। दोस्तों अभी हम प्रीवियसली क्वेश्चन में बात कर रहे थे मेगर की। मेगर एक ऐसा पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कई मेगा ओम्स की हो सकती है। तो सिंपल हम मल्टीमीटर का तो वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस करा था। और जो उसकी वोल्टेज रेंज होती है दोस्तों वो अराउंड 1000 वोल्ट तक की हो सकती है। तो अगर वोल्टेज रेंज इतनी ज्यादा हाई है तो हमें मेगर का ही यूज करना पड़ेगा। तो मेगर बेसिकली क्या करता है, मेगर लीकेज करंट को मेजर करता है। और मेगर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है इसको भी हम देख लेते हैं। मेगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दोस्तों मेगर को पावर परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर से दी जाती है और मेगर की स्पीड अराउंड 160 आरपीएम होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मेगर की स्पीड कितनी होती है। तो वहाँ पे जो स्पीड आपको दी होगी वो 140 से 160 आरपीएम की रेंज में दी गई होगी। अगर इस रेंज में कोई भी वैल्यू आती है तो आप उसको टिक करके आ सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू मेजर बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड लोड इन 3 फेज
सिस्टम। 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, एक थ्योरम होती है जिसे हम ब्लॉन्डन थ्योरम बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हमें n फेज की पावर को मेजर करना है और नंबर ऑफ n वायर कनेक्टेड है बैलेंस और अनबैलेंस के केस में, तो हमें कितने वॉटमीटर की जरूरत होती है? हमें n-1 वॉटमीटर की यहाँ पे जरूरत होती है। यानी कि अगर हमें 3 फेज को मेजर करना है तो हमें कितने वॉटमीटर की जरूरत होगी? 3-1 2 वॉटमीटर की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे 3 फेज गिवन है तो हमें 2 वॉटमीटर की जरूरत पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको और नोट डाउन करवाना चाहूंगा। अगर पावर फैक्टर यूनिटी हुआ यानी कि 1 हुआ तो दोनों वॉटमीटर की रीडिंग सेम होगी, पहला पॉइंट। अगर पावर फैक्टर मोर देन 0.5 हुआ तो दोनों वॉटमीटर की रीडिंग अलग होगी एंड टोटल जो रीडिंग होगी W1 प्लस W2 यानी कि वॉटमीटर 1 प्लस वॉटमीटर 2 होगी। अगर पावर फैक्टर 0.5 हुआ यानी कि एग्जैक्ट 0.5 हुआ तो एक ही वॉटमीटर आपको रीडिंग देगा, या तो वो वॉटमीटर 1 देगा या वो वॉटमीटर 2 देगा। और अगर पावर फैक्टर लेस देन हुआ 0.5 से तो एक वॉटमीटर आपको अपोजिट डायरेक्शन में रीडिंग देगा। तो ये हो जाएगा, ये भी हो सकता है दोस्तों या ये भी हो सकता है। तो कोई एक वॉटमीटर आपको अपोजिट डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में रीडिंग देगा। तो ये इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन के आते हैं। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है द पर्पस ऑफ अ शंट इन एन एमीटर इज टू। एक एमीटर में शंट का उद्देश्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए बाईपास द करंट, बी इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, सी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द एमीटर, डी डिक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द एमीटर। दोस्तों, ये एक बेसिक एमीटर सर्किट का डायग्राम है और एमीटर में यहाँ पे हमने एक शंट को प्लेस करा हुआ है। तो एमीटर में दोस्तों शंट का काम होता है करंट को बाईपास करना। ये एक छोटा सा प्रतिरोध होता है जो एमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है या इसके समांतर रूप से यहाँ पे कनेक्ट करा जाता है। इसी वजह से जो हमारा एमीटर होता है इसमें लिमिटेड करंट फ्लो होता है और इसी कारण से हम एमीटर की रेंज को इंक्रीज कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज अ वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर। एक वेस्टर्न आवृत्ति मीटर क्या होता है? दोस्तों, वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल किसी सिग्नल की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। इसमें दोस्तों 2 कॉइल यूज होती हैं, एक रेजिस्टिव कॉइल एंड सेकंड वन इज इंडक्टिव कॉइल। जब हम एनर्जी मीटर में सिग्नल को अप्लाई करते हैं दोस्तों तो इन कॉइल के थ्रू करंट फ्लो करता है और जब करंट इंडक्टिव कॉइल के थ्रू फ्लो करेगा तो ये एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और यही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स को क्रिएट करता है जो नीडल को या सुई को डिफ्लेक्ट करता है। तो जहाँ पे सुई की पोजीशन इंडिकेट कर रही होगी वो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपको दर्शाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द मीटर कांस्टेंट ऑफ एन एनर्जी मीटर विल बी गिवन इन। एक ऊर्जा मीटर का मीटर स्थिरांक क्या होगा? दोस्तों, मीटर कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय मीटर अपॉन में एनर्जी कंज्यूम्ड। मीटर कांस्टेंट बताता है दोस्तों कि 1 मीटर के चक्कर में कितने किलोवाट घंटे बिजली की खपत हुई है। तो दोस्तों, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में रेवोल्यूशन किलोवाट आवर लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द एनर्जी मीटर इंस्टॉल एट अ रेजिडेंस चार्जेस द कंज्यूमर फॉर यूज ऑफ। निवास में स्थापित ऊर्जा मीटर उपभोक्ता से किसके उपयोग के लिए शुल्क लेता है? दोस्तों, एनर्जी मीटर में एनर्जी की क्या मान होता है? वो होता है VI cos phi। और ये VI cos phi क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है रियल पावर को या ट्रू पावर को। तो जो भी हम बिजली की खपत कर रहे हैं दोस्तों वो ट्रू पावर को दर्शाता है। ट्रू पावर को एक्चुअल वर्किंग पावर भी बोला जाता है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अ मल्टीमीटर कैन नॉट मेजर। एक मल्टीमीटर डैश का मापन नहीं कर सकता। आपके ऑप्शन है ए करंट, बी पोटेंशियल डिफरेंस, सी चार्ज, डी रेजिस्टेंस। देखिए, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीमीटर करंट को मेजर कर सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज को मेजर कर सकता है एंड रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है, लेकिन ये चार्ज को मेजर नहीं कर सकता है। और क्या क्या मेजर नहीं कर सकता? ये हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाता है, ये फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं कर पाता है दोस्तों, और ये चार्ज को भी मेजर नहीं कर पाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर दी टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। माप यंत्रों के प्रकार कौन से हैं? देखिए, 2 टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और एक होता है
एज सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए एब्सोल्यूट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कुछ ऐसे निरपेक्ष यंत्र होते हैं दोस्तों जो नापी गई चीज और यंत्र खुद की कुछ खासियत के आधार पर बताते हैं कि उसका मान कितना होगा। जैसे कि एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये इसका एक एग्जांपल है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर दोस्तों करंट नापता है। जो हम दोस्तों इसमें करंट नापते हैं ना, वो डिपेंड करता है नीडल के एंगल पे भी, कि नीडल का एंगल क्या है, रेडियस पे, कॉइल की रेडियस पे, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और ये जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये असल तौर पर रेफरेंस इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यानी कि अगर हमें सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को मेजरेबल बनाना है या सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है जिससे हम कुछ भी मेजर कर सके, तो हम रेफरेंस किसका लेते हैं, हम एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का रेफरेंस लेते हैं। विदाउट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन के हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये एक तरीके का क्या है दोस्तों, ये एक तरीके का स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं और ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट को कैलिबर करने के काम आते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के हो सकते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट एंड थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर। इंटीग्रेटिंग एनर्जी मीटर। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट ईसीजी, गैल्वेनोमीटर रिकॉर्डर। तो ये आपके रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हुए। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर यूजिंग 2 वाटमीटर मेथड द वैल्यू ऑफ फेस एंगल व्हेन द 2 वाटमीटर रीड्स इक्वल रीडिंग इज। 2 वाटमीटर विधि का उपयोग करते हुए 3 फेज शक्ति के मापन में 2 वाटमीटर द्वारा समान पाठ्यांक पढ़ने पर फेस कोण का मान निम्न है। दोस्तों ये एक टेबल है, इसको आप याद कर लेना क्योंकि इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बन के आते हैं। इसकी प्रूविंग मैं करवा सकता हूँ कि 0 डिग्री पे ये 1 क्यों आया फेस और ये वाटमीटर की रीडिंग सेम क्यों हुई, लेकिन अभी मेरे हिसाब से इसको रीड आउट करना, इसको याद करना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इन सबको मैं अगर आपको करवाने बैठूंगा तो शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब हम इसकी एक अलग क्लास लेंगे वाटमीटर्स की स्पेशली, तो मैं वहां पे आपको सारी चीजों को बता सकूंगा। सो जब फेस एंगल 0 होता है दोस्तों तो पावर फैक्टर होता है हमारा 1 और वाटमीटर एक दूसरे के बराबर होता है। जब फेस एंगल 30 डिग्री होता है तो पावर फैक्टर होता है 0.866 और जो वाटमीटर की रीडिंग होती है वो एक वाटमीटर की रीडिंग दूसरे वाटमीटर की रीडिंग के हाफ होती है। जब फेस एंगल 60 डिग्री होता है तो पावर फैक्टर होता है 0.5 और वाटमीटर की रीडिंग, एक वाटमीटर की रीडिंग यहाँ पे 0 होगी। इधर वाटमीटर 1 और वाटमीटर 2 किसी की भी रीडिंग 0 हो सकती है। और जब फेस एंगल 90 डिग्री होगा तो पावर फैक्टर करेगा रीड 0, तो इसमें से एक वाटमीटर की रीडिंग नेगेटिव होगी। ये वाटमीटर 1 की भी हो सकती है नेगेटिव रीडिंग या वाटमीटर 2 की भी हो सकती है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा था, जब दोनों वाटमीटर इक्वल रीडिंग दे, यानी कि वाटमीटर 1 इक्वल्स टू वाटमीटर 2, तो उस समय फेस एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट मेजरमेंट द टोंग टेस्टर यूज्ड टू टेक। टोंग टेस्टर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। टोंग टेस्टर को दोस्तों क्लैंप मीटर भी बोला जाता है। ये बेसिकली करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है और ये लार्ज करंट को मेजर करता है, अराउंड 1000 एम्पियर करंट को। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मीटर कांस्टेंट ऑफ एन एनर्जी मीटर इज 1500 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। द डिस्क मेक 3000 रेवोल्यूशन इन अ गिवन टाइम फॉर अ गिवन लोड। द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लोड इज। एक ऊर्जा मीटर की मीटर स्थिरांक 1500 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर है। डिस्क दिए गए भार के लिए दिए गए समय में 3000 चक्कर लगाती है। भार द्वारा खपत ऊर्जा क्या होगी। मीटर कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अपॉन में एनर्जी, एनर्जी मतलब किलोवाट आवर। तो मीटर कांस्टेंट हमें कितना गिवन है दोस्तों, 1500 और रेवोल्यूशन कितने गिवन है, 3000। हमें एनर्जी को निकालना है यानी कि किलोवाट आवर को हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा किलोवाट आवर, 3000 बाय 1500, तो ये निकल के आएगा 2 किलोवाट आवर। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर पावर फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल लोड। नो पावर फैक्टर मीटर इज अवेलेबल। द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन पावर फैक्टर। यदि विद्युत भार का पीएफ मापन आवश्यक है और कोई पावर फैक्टर मीटर उपलब्ध नहीं है, पीएफ निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित संयोजन का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है ट्रू पावर अपॉन में वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, ये कैसे निकल के आया, क्योंकि पावर होती है या इसको रियल पावर बोल सकते हैं, वी आई कॉस फाई होती है और कॉस फाई क्या होता है, यहाँ पे पावर फैक्टर होता है। तो कॉस फाई को अगर हम एक साइड पे रहने दें तो पी अपॉन वी आई हो जाएगा
तो ये P है एक तरीके से, है ना, क्योंकि ट्रू पावर है, और VI यानी कि वोल्टेज करंट। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा दोस्तों कि हमें किस किस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। हमें एक ऐसा टूल चाहिए जो रियल पावर को मेजर कर सके या ट्रू पावर को मेजर कर सके, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वोल्टेज को मेजर कर सके, और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर कर सके। तो अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं। वाटमीटर क्या करता है? ट्रू पावर को मेजर करता है। वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर कर लेगा, एमीटर करंट को मेजर कर लेगा। सो अगर हम तीनों की सहायता लें तो हम पावर फैक्टर को निकाल सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन, प्रेरण प्रकार के उपकरणों का किसमें उपयोग किया जाता है? दोस्तों एक चार्ट है, वीडियो पॉज करना और इस चार्ट को ध्यान से देखना। इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट के टाइप है, उसके यहाँ पे इफेक्ट गिवन है, ये किस सोर्स के लिए यूज कर सकते हैं और ये किस तरह से यूज होते हैं, यहाँ पे ये पूरा गिवन है। जैसे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और ये एसी और डीसी दोनों के लिए सूटेबल होता है, और ये एमीटर और वोल्टमीटर की तरह काम कर सकता है। सेम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, ये केवल डीसी सोर्स के ऊपर वर्क करता है, और ये भी एमीटर और वोल्टमीटर की तरह वर्क कर सकता है, लेकिन ये एमीटर और वोल्टमीटर यानी कि डीसी वोल्टेज का या डीसी करंट को ही नाप सकता है। ईएमएमसी इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल, जिसे हम डायनामोमीटर भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट पे काम करता है, ये दोनों को मेजर कर सकता है, डीसी एसी को। ये एमीटर वोल्टमीटर और वॉटमीटर की तरह वर्क करता है। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है और ये केवल एसी पे वर्क करता है, और ये एमीटर वोल्टमीटर वॉटमीटर और एनर्जी मीटर की तरह काम कर सकता है। बाकी भी है इसमें हॉट वायर, इलेक्ट्रोलाइट मीटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक मीटर। आप इसको पूरा चेकआउट कर लेना। अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होते हैं? इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट केवल एसी सोर्स के लिए यूज होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में ऐसी और वीडियो भी हम लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।